आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज वीक का पहला दिन था, मंडे था। और आज जो है मार्केट काफ़ी मायूस कुन रही। और ऑब्वियसली इस वक्त हमारी मार्केट जो है वो ऑयल की प्राइस के ऊपर जो है वो मूव कर रही है। जैसी प्राइस बढ़ती है मार्केट में एक बहुत नेगेटिव हम सेंटिमेंट देखते हैं, और जैसे ही थोड़ी बहुत जो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो बेहतर होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, तो मार्केट उसी तरीके से जो है अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही होती है। और आज अगर हम देखें तो पूरी एशियन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे थी। और जो जापान ने 1% इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया है। और उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ जो है हमारी जो एशियन जोन की जो मार्केट्स थी वो काफ़ी नेगेटिव रही। हमारी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया इस वक्त। अम, बात करेंगे इस वक्त हम फर्दर आगे क्या स्टांस लग रहा है। कुछ लोग तो ये भी इस तरह से भी कर रहे थे कि मंडे को नेगेटिव होती है तो ट्यूसडे को जो है पॉजिटिव होगी। तो अब ट्यूसडे को शायद कल जो है मार्केट पॉजिटिव हो। तो लेकिन खैर न्यूज़ के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट है मौजूद हैं, जी हाँ, उनसे हम बात करेंगे। और उनका भी ओपिनियन जो है वो हम शामिल करेंगे। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैसल हफीज़ साहब की, जो कि सीईओ हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स में। और उनसे हम बात करेंगे और जो है आप लोगों के सवालात भी शामिल करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी लाइक करें, और साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी करें, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया। आपका कैसे हैं शो सर बड़ा आप? जबरदस्त है। जी मैं सही हूँ, थैंक यू आपका दोबारा बुलाने का। थैंक यू सो मच सर। सर क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से, मैं जानना चाहूंगी कि क्या एक व्यू है वो आप शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। अच्छा, मैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम कुछ टाइम पहले आपके साथ हुआ था और आपको याद होगा मेरा एक ये व्यू था कि अगर मार्केट ने 169,000 का लेवल ब्रेक किया तो हम्म। मेरे ख्याल से मार्केट में फिर अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। हम्म। तो वो हुआ यही कि February 24 को मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद जो है फिर मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ आती रही। February 28 को हमें पता है कि जब वॉर स्टार्ट हो गई और अब को उसको मोर देन 1 मंथ हो गया है और वो कंटिन्यूड है। तो एक ओवरऑल जनरली मार्केट में ना ये होता है कि जब एक बुल रन खत्म होता है, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो जब 20% करेक्शन आती है ना मार्केट में तो इसका कहते हैं कि हम बेयर रन शुरू हो गया है। तो हम्म। बेयर रन इस वक्त मार्केट जब 152,000 के लेवल से नीचे गई थी मार्केट तो इसका मतलब शुरू हो गया था कि ये एक बेरिश मार्केट है। हम्म। बुल मार्केट तो है नहीं। सही। आ, तो बेयर मार्केट में क्या करना होता है, ये नहीं पता होता मैक्सिमम क्या होता है, लेकिन जो भी होता है बहुत शार्प होता है और बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है। तो सही। बहुत दफा ऐसा होता है कि ये 1 महीने का होता है ट्रेंड का, बहुत दफा 6 महीने का होता है, लेकिन रेंज बाउंड बहुत बहुत लंबे अरसे तक भी होता है। तो ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ से मार्केट रुकेगी, मतलब शायद बहुत ना गिरे लेकिन हो सकता है 1 2 3 साल तक इसी तरह से एक रेंज बाउंड नीचे की साइड पे ही रहे। तो मार्केट में बुल रन अब क्योंकि एंड है तो हमें थोड़ी तरीके से थोड़ा बेरिश तरीके से अपना बेयर रन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए।
सही सर, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी है, लेकिन इस वक्त मार्केट में वो भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि इस वक्त कहा आईएमएफ के साथ भी मामलात अच्छे हो गए। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है, स्पेशली अगर हम इसमें देखें ईरान यूएसए वॉर के मामले में, तो ये एक मीडिएटर का काम भी कर रहा है। साथ ही साथ जो है जो हमारे जहाज़ों को इजाज़त भी मिल गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की, जो है 20 जहाज़ों को। और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर मार्केट की अगर हम आज की बात करें, तो एंग्रो होल्डिंग के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट को, लेकिन मार्केट कोई भी न्यूज़ जो है उसको वो कहते हैं ना, वो पॉजिटिव ले ही नहीं रही है। साजगार इंजीनियरिंग की तरफ से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी उनकी फर्दर डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट उसको वो कहते हैं ना कि एक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। उसका कोई रिजल्ट हमें सामने नहीं आ रहा। वजह क्या? क्यों? थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट इन न्यूज़ का भी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असल प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही है कि मनी मार्केट जो है वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बेहतर हो रहा है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर अगर हम अभी देखें तो सेकेंडरी मार्केट में इस वक्त 11.5% मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। शरिया हम्म। कंप्लाइंट जो जीओपी इजारा सुकूक हैं, जो लिस्टेड सुकूक हैं, उसके अंदर 11.5% 4 मंथ 5 मंथ की मेच्योरिटी पे मिलना मुश्किल नहीं है। और अगर कोई फिक्स रेट पे जाना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से इस वक्त 2%, 2 साल की मेच्योरिटी पे 12.25% मिल रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप है। और तो आपको पता है मनी फ्लो तो हमारे यहाँ इसी तरह होता है ना, इक्विटी से मनी मार्केट और मनी मार्केट से इक्विटी। तो अब जो ये केस बना हुआ था काफी अरसे से कि इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ ही है और हम्म। मतलब सिर्फ इक्विटी ही एक ऑप्शन है और वहां पे तो खत्म होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट। तो वो वाला केस वीक हो गया है। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो 12% का अगर अभी भी कोई प्लेस करना चाहे तो 12 से 12.25% तक जीओपी इजारा सुकूक्स में आराम से 2 ईयर के लिए अपनी लिक्विडिटी प्लेस कर सकता है। तो विच इज नॉट वेरी हाई, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड जो है ये मार्केट समझती है कि ये ट्रेंड है। तो जब ये ट्रेंड होता है तो वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद फिर 13 भी मिल रहा होगा, फिर 14 भी मिल रहा होगा, तो लोग कैश लेके बैठे होते हैं कि सही है मैं 14 पे लॉक करूंगा, कोई कहता है 15 पे लॉक करूंगा। तो स्टेट बैंक नहीं मूव कर रहा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट मूव कर रही है। तो सेकेंडरी मार्केट जब मूव करना शुरू हो जाती है तो इससे लगता ही है कि स्टेट बैंक को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा किसी पॉइंट पे। तो बड़ा गैप पैदा हो गया। तो अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि क्लाइंट इन्वेस्टर कहता है कि स्टेट बैंक नहीं मूव कर रहा, सेकेंडरी मार्केट मूव कर रही है, इसका मतलब है कि कोई चीज बड़ी भी हो सकती है। मतलब किसी चीज को फेयर वैल्यू पे ना लिया जाए या आने दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक पे लाना पड़े। तो ये ग्रेजुअल मूवमेंट से चीजें ज्यादा सर्टेन रहती हैं। और आपको पता है जितनी बड़ी हम सब्सिडी दे रहे हैं इस वक्त पेट्रोल पे और डीजल पे, 100 रुपये और 200 रुपये तकरीबन, तो हम्म। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है। अगर हम पूरे साल ये सब्सिडी चलाएं तो तकरीबन 3 खरब रुपए बनेंगे, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। 3 खरब रुपए तकरीबन 10 अरब डॉलर की सब्सिडी हो जाएगी अगर हम पूरे साल ये चलाना चाहें तो ये जो अमाउंट है ये इतना सिग्निफिकेंट है कि चीज़ों को बहुत खराब कर देगा। ऑल्दो ये चलनी नहीं चाहिए, ना चलेगी, लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता आप इसकी इसी को सिर्फ फोरकास्ट करें तो लोग लोग कॉशियस ही रहना चाहते हैं कि आगे के मूव्स गवर्नमेंट के क्या होंगे, कहाँ फंसेगी, कितनी सब्सिडीज देना चाहती है। आपकी बात सही है, आईएमएफ एग्रीमेंट से ये बात तो कंफर्ट मिलती है कि गवर्नमेंट अनफंडेड सब्सिडी नहीं देगी। अनफंडेड का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो सामने से कोई फंड कम भी करेगी या कोई टैक्स लगाएगी। तो ये क्योंकि एक मार्केट में आईएमएफ की वजह से एक अश्योरेंस तो आई है, लेकिन फिर टैक्स कहाँ लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वेरी हाई टैक्स है। और गवर्नमेंट कहती है कि हम ऑस्टेरिटी करेंगे यानी कि खर्चे कम करेंगे। वो कहाँ से खर्चे कम करेंगे, क्या कौन सा ऐसा खर्चा है जो वो कम कर सकते हैं। तो कोई इसकी लॉजिक नहीं है सिवाय इसके कि डेवलपमेंट के खर्चे कम करें। तो डेवलपमेंट के खर्चे अगर कम करेंगे तो फिर सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर और वो उनको मसला है। स्टील को इशू है जो ऑलरेडी सफरिंग सेक्टर है।
तो इस तरह की चीजें मार्केट को चलने नहीं देंगी जब तक ये गवर्नमेंट के अपने फाइनेंसेस और अपने मामला हमारे सामने वाजे नहीं होंगे कि वो इतना बड़ा खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। सही बिल्कुल। और जो है यहाँ पर से जो रिकोडिक की डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें डिले हुई थी वो हुई कि अभी वो फर्दर जैसे बैरिक गोल्ड ने कहा कि 1 साल के लिए चीज़ें जो है वो डिले हो चुकी हैं। तो क्या ये भी इसका भी इम्पैक्ट जो है जैसे मारी है ओजीडीसी के ऊपर जो है वो पड़ा है, जिसकी वजह से जो है इन स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा हम सेलिंग देख रहे हैं। और साथ ही साथ नेशनल बैंक का भी मैं पूछूंगी कि नेशनल बैंक को बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना मार पड़ रही है, तो वो क्यों, क्या वजह है? आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट सेक्टर पे तो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ था काफी काफी हद तक। हाँ। नेशनल बैंक के अपना एक सही है वो केस शेयरिंग के हिसाब से उसमें फॉल शुरू हुआ था, लेकिन उसमें बाद में क्लैरिटी आई कि वो इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं है जो एम्प्लॉय रिलेटेड जो वो सही। था। लेकिन फिर पीएनएससी का एक नोटिस आया, उसमें उन्होंने बताया कि उनको 4 बिलियन रुपीस वो सीएसआर में गवर्नमेंट के चैरिटी फंड में जमा करा रहे हैं, ये जो पेट्रोल की सब्सिडी देने के लिए। तो इससे ये रिस्क खड़ा हो गया है कि क्या और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी इस तरह से गवर्नमेंट के फंड में सिग्निफिकेंट अमाउंट जमा करवाने की तरफ तो नहीं जाएंगी। तो ये एक बड़ा रिस्क है, शायद इसको लोग फोर्सी कर रहे हैं और इसकी वजह से भी सेलिंग हो रही है। क्योंकि देखें, सर्कुलर डेट में गवर्नमेंट पैसे निकालती जरूर है इन्हीं एंटिटीज से, लेकिन वो एटलीस्ट रिसीवेबल खड़ा होता है। यहाँ सही। अगर वो सीएसआर की मद में गवर्नमेंट इन एंटिटीज को कहती है कि आप इतना कंट्रीब्यूट करें हमारे ऑस्टेरिटी फंड में, तो ये एंटिटीज से तो फिर आप पूरा पूरा प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अगर आप उसकी एक्सटेंट देखें जो जो आपकी पीएनएससी की है, तो तकरीबन 100% ऑफ 1 ईयर्स प्रॉफिट तकरीबन गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि सीएसआर में आप दे दें और अब चैरिटी कर दें हमारे ऑस्टेरिटी फंड में, क्योंकि हमने पेट्रोल पे सब्सिडी देनी है। तो देखिए, पेट्रोल की सब्सिडी हर जगह बाइट कर रही है, सिवाय इसके कि बस आवाम को कुछ अरसे तक पेट्रोल महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीजें हर जगह पे प्रॉब्लम करना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। सही बिल्कुल। और जैसे अभी फर्दर और क्या लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी आया है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग कर लें। फातिमा का सवाल है, इमेज पाकिस्तान और एसएसडीसी के हवाले से उन्होंने पूछा है। कौन से दो? एसएसजीसी और इमेज, इमेज पाकिस्तान। से? देखिए, इमेज को देखिए, आप बहुत ज्यादा उसको हिट नहीं आई है। ये हाँ। कंज्यूमर सेगमेंट है, रिटेल स्टोर्स हैं। और रिटेल स्टोर्स आपने आपको पता ही होगा, इमेज की शॉप्स और इमेज के फैशंस काफी हम्म। इन भी रहते हैं। और ये जो है वो एक अच्छा राइजिंग ब्रांड है, और स्टोर्स खोलने का भी प्लान है। लेकिन ओवरऑल लोग अभी यही अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसे कम बचेंगे, तो शायद वो लग्जरी शॉपिंग या लग्जरी फैशन वेयर पे इतनी शॉपिंग ना करें। लेकिन सही। ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि इसकी ज्यादातर लोकल और एक्सपोर्ट दोनों आए, तो इसको शायद एक्सपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम आए। जनरली अभी एक्सपोर्ट पे इतना मसला नहीं आना शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि रिटेल वाला ये हाई एंड वाला सेगमेंट है, थोड़ा सा महंगा वाला सेगमेंट है, तो लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें कुछ जो है वो डिमांड कम हो इनकी प्रोडक्ट की। लेकिन अभी कोई खास इसमें प्राइस में नजर नहीं आना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा इस पे प्राइस पे गिरा नहीं है ये शेयर अभी तक। ईद सीजन भी था, शायद क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में शायद रिजल्ट ईद की हम्म। वजह से बेहतर ही आए। तो अच्छा। इसमें जो है वो इनके और आगे एक्सपेंशन भी अच्छी है इनकी। बाकी एसएसजीसी का आपको पता है एक ही फैक्टर होता है, और वो फैक्टर होता है लॉस जो उनका उस पे होता है, यूएफजी पे, अनअकाउंटेड फॉर गैस पे। और अनअकाउंटेड फॉर गैस जो होती है, इसका मतलब गैस चोरी कितनी होती है। और गैस चोरी जो है वो आप बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहीं से जनरेट होती है। तो अगर सही। हमारे जो जब हम लोग जब ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, ईरान के हालात की वजह से हमारे बलूचिस्तान के हालात कैसे रहते हैं, वो सब वो बहुत मैटर करता है एसएसईसी के मामला में। तो क्योंकि वहाँ पे हालात थोड़े से स्टेबल नहीं है, दोनों ही फ्रंट्स पे से स्टेबल नहीं है,
तो बलूचिस्तान की साइड पे हालात को सही रखने के लिए शायद गवर्नमेंट इतना इन्फोर्स ना कर सके उनको बिल देना या उनकी रिकवरी करना। तो एसएसईसी शायद इसीलिए प्रेशर में है कि वहां पे उसको सही। अनअकाउंटेड फॉर गैस को रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। तो वो लॉस उसको लेना पड़ेगा उसका शायद इन हालात में। सही। जी अमजद, अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आगे वॉर सिनेरियो, वॉर स्टेज जो है वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बूट्स ऑन ग्राउंड्स की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो आप मार्केट की डाउन स्लाइड वैसे तो प्रेडिक्ट करना वॉर सिनेरियो में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं कि ये मार्केट, कुछ लोग जो है वो 1 लाख भी ब्रीच होता हुआ बता रहे हैं, जो कि अभी नियर फ्यूचर में शायद ना हो, लेकिन आप डाउन स्लाइड कहाँ देख रहे हैं कि किधर वैल्यू बाइंग, यानी मार्केट, इन अदर वर्ड जो मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट की पीई जो है करंट सिनेरियो में, ये जितना हुआ है कि आपके फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर डेट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, बेशुमार फैक्टर्स हैं, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, वो उसके बाद अब आप इस वक्त मार्केट की जस्टिफाइबल डिस्काउंटेड पीई क्या देख रहे हैं कि मार्केट पीई क्या आएगी तो वहां पे वैल्यू बाइंग बनती है? ये मेरा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, मैं एक बात बोल दूं कि अभी की प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन मार्केट की हो गई है 8 पे आ गई है मार्केट। और अभी की डिविडेंड यील्ड 5% है। तो अगर हम बड़े स्टॉक्स की बात कर रहे हैं अभी, जो KMI30 इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड बात कर रहा हूँ मैं, तो अब 8 की प्राइस अर्निंग से और कितना गिरेगी? देखिए, दोनों वेरिएबल है ना, इसमें अर्निंग भी वेरिएबल है ना। तो हमें नहीं पता अर्निंग कितना गिर सकती है आगे के मामलात में। मतलब अभी चीजें अनसर्टेन बहुत ज्यादा हैं। तो इस वक्त रिलायबली एस्टिमेट करना कि अर्निंग कितना गिर सकती है अगले 1 साल में, ये मुश्किल काम है। क्योंकि अभी तो स्टेट बैंक ने भी कोई ऐसी फैसला नहीं किया जिसमें हमें पता चले कि स्टेट बैंक क्या सोच रहा है। तो तो हमें लोग वेट एंड वॉच पे ही है कि अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं होगा। एक आपको मैं सिल्वर लाइनिंग भी बता दूं। देखिए, हमारी अफगान वॉर के दौरान जब 2001 में हम लोग अफगान वॉर की तरफ गए थे, तो उसमें जो हमारा फॉरेन इनफ्लो बेहतर हो गया था। आपको वॉर के इनफ्लोज आना शुरू हो गए थे। तो वॉर सिचुएशन, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वॉर सिचुएशन में होगा क्या। तो हमारे उस वक्त करेंसी भी स्ट्रांग हो गई थी और हमारे डॉलर इनफ्लोज आना शुरू हो गए थे, बजाय इसके कि हमें आउटफ्लोज या हमारी कोई और वीकनेस आती। तो ये वॉर सिचुएशन को वाकई प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। 1 लाख होगा या शायद चीजें यहाँ से बेहतर हो जाएं अचानक। तो हु नोज। अब देखिए, दो तीन तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक ये कि आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की क्या करना है और न्यू का क्या करना है। देखिए, हम्म। न्यू में, एग्जिस्टिंग में तो देखिए कुछ भी नहीं करना चाहिए इस वक्त। साइडलाइन रहना चाहिए, और कोई जो लॉस है या फ्यूचर में भी होगा, खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में होता भी है तो शार्प टू रिकवर होगा वो। 4 महीने 6 महीने में सब वापस आ जाएगा। इस लेवल तक तो एटलीस्ट वो वापस आ ही जाएगा। अगर चले 2 लाख तक वापस नहीं जाता तो एटलीस्ट ये 6 महीने का एक साइकिल होना है, और वो सब रिटर्न। लेकिन ये होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि हम जो है वो नेक्स्ट बुल रन का इंतजार करें। तो हमारी जो प्रिफर्ड अप्रोच होती है ना न्यू बाइंग के लिए, तो हमारी प्रिफर्ड अप्रोच एग्जिस्टिंग होल्डिंग के लिए होल्ड होती है, और न्यू बाइंग के लिए जो होती है वो होती है कि आप नेक्स्ट बुल रन का इंतजार करें। तो नेक्स्ट बुल रन जब भी आए, साल बाद आए, 8 महीने बाद आए, बेशक वहां पे आपको महंगा लेना पड़ता है, लेकिन वहां पे आपको ये श्योर होता है कि आपको एक बढ़ती हुई अच्छी मार्केट में आप एंटर हो रहे हैं। चीजें क्लियर हैं, सर्टेन है। मार्केट को अनसर्टेनिटीज नहीं पसंद कि अब क्या गवर्नमेंट क्या फैसला करेगी, हमारा डॉलर कहाँ, रुपया कहाँ जाएगा, IMF क्या कहेगा, डॉलर आएगा या जाएगा, ये हमें कुछ नहीं पता होता है। तो नादिया ने भी एक पॉइंट कहा, मीडिएटर हैं, तो मीडिएटर से रिलेटेड क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें या नहीं होंगे, ये सब अनसर्टेनिटीज हैं। तो बेहतर है हम एक बुल रन का इंतजार कर लें और नए पैसे के लिए, और पुराने पैसों को छोड़ दें। जो जो सिचुएशन है अभी छोड़ दें, उसको कुछ भी नहीं करें, सेल करके। अगर हमारी ये पोजीशन बाद में निकली कि कल हमें ये न्यूज़ आई कि ईरान वॉर रुक गई और रिकवरी शुरू हो गई, तो हमें अफसोस होगा।
तो न्यू पैसों में रिकवरी होती है और बहुत अच्छी होती है, वॉल्यूम के साथ बुल रन शुरू होता है, तो डेफिनेटली एंटर कर दें मार्केट में। सही, बिल्कुल। एक सवाल हम और ले लेते हैं जी। खुदा बख्श, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल मार्केट से मुतालिक तो नहीं है, क्योंकि हालात चल रहे हैं, आप माशाल्लाह सबको बता रहे हैं, तो ओवरऑल तो वो नॉलेज आ गया, इंफॉर्मेशन भी मिल गई। मेरा सवाल बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जब हमारे नज़दीकी हमसाया ममालिक के स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट किसी भी किस्म की कोई प्रोग्राम या शोज हो रहे होते हैं, तो उनका मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स का जो फोकस होता है वो लॉन्ग जर्नी के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकली जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, एज वेल एज मैं मिस नादिया का कोई पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ प्रोग्राम, यहाँ पे 95% जो लोग होते हैं वो सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं ये शेयर कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे ओवर डिप आएगा, या मसाइल जो भी होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा सिनेरियो क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ इस लेवल की एजुकेशन नहीं है कि हमें ये गाइड किया जाए कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, वेल्थ क्रिएट करें, लॉन्ग जर्नी हो। इससे प्लीज सर जरा गाइड करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन नहीं पा रहा, हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। या 4 लाख से 5 लाख इन्वेस्टर होते हैं, और वो 1 लाख इन्वेस्टर जो आता है वो सब इस सेलिंग पॉइंट पे आता है कि आप अभी डालें और परसों निकाल लीजिएगा, और बहुत अच्छी मार्केट, आपको 2 दिन में बड़ा जबरदस्त गेन हो जाएगा। वो जो सारे 1 लाख इन्वेस्टर हैं वो फिर जब फंस जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि फ्यूचर विजिबिलिटी क्या है। मैं इस प्रोग्राम की जो है वो बेनिफिट लेते हुए और आपके सवाल का भी बेनिफिट लेते हुए एक डाटा बताना चाहूंगा कि जरूर सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो फायदा है वो थोड़ा सा मैं नंबर्स में बताता हूँ आपको। देखिए, जी सर। हमारी मार्केट कभी भी गिरती नहीं है, और सिर्फ या तो स्टेबल रहती है या बढ़ती है। अब ये बात कि कल गिरी थी आज गिरी है, ये अगर हम अभी फॉर द टाइम बिंग आप मेरी बात को फेस वैल्यू पे ले लें। अब मैं जी डेटा से बताता हूँ। देखिए, अभी 2000 से अगर हम स्टार्ट हो और ईयर 2006 तक जाएं, तो हमारी मार्केट तकरीबन 6.5 गुना बढ़ी थी। उसके जी बाद मार्केट 2006 से 2011 तक सेम लेवल पे थी, जहां पे 2006 पे थी वहीं 2011 पे थी। बीच में ऊपर गई नीचे गई बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन 2011 में भी वहीं थी जहां 2006 पे थी। और जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया 2008-9 वाला। 2011 से तो कुछ भी नहीं हुआ, जो आपकी वेल्थ 1 रुपया था वो 6.5 हो गए, 2011 तक भी वही रहे। उसके बाद फिर मार्केट चली और 4.5 गुना और बढ़ गई, तो जो 6 रुपए थे वो 24 रुपए हो गए। अब जो है वो फिर 2016 में से मार्केट जो है ये 11 से 16 में बढ़ी। 2016 से 2023 तक फिर मार्केट को कुछ नहीं हुआ, जो 2016 का लेवल था वही 2023 में लेवल था। 7-8 साल ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे सब कुछ हुआ। उसमें पाकिस्तान डिफॉल्ट के भी करीब जाने वाला था, उसमें कोविड भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं वापस आती रही। फिर 2023 से लेके मार्केट अब 3.5 गुना और बढ़ चुकी है। तो यह जिसके 24 रुपए हो गए थे, वो 3.5 गुना बढ़ के अब तकरीबन 90 रुपए हो गए हैं। तो जो सन 2000 में इन्वेस्ट करे हुए लोग थे उनके 1 रुपया इस वक्त 100 रुपए के करीब है, या 90 रुपए के करीब है। तो ये बेनिफिट है। और गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसकी प्रोडक्ट महंगी हो गई होती है, और वो जब महंगी हो जाती है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, फॉर टाइम बिंग तो हम समझते हैं कि महंगाई हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन पीछे कंपनी की सेल बढ़ जाती है। जब वो सेल बढ़ती है कुछ अरसे बाद उसकी एक नई वैल्यू निकल आती है, क्योंकि उस वो जब पहले वो 1 मिलियन की सेल कर रही होती है तो अब 5 मिलियन की कर रही होती है, इन्फ्लेशन की वजह से और ग्रोथ की वजह से। तो वो ही कंपनी जो है वो फिर 3 गुना महंगी मिलती है आपको नेक्स्ट रन में। तो ये मामला समझने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम सेलिंग ऐसे करते हैं कि आप जो है वो अभी इन्वेस्ट कर दें और 3 दिन बाद देखिएगा आपकी वेल्थ कहाँ से कहाँ जाएगी, तो लोगों को अंदाजा नहीं है कि लॉन्ग टर्म सेविंग का क्या फायदा होता है। सर, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि मैं बेसिकली इसी सराय में मैं इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता। तो आज तक की मार्केट गिरने के बावजूद भी, मैं जस्ट पिछले 2 साल से हूँ मार्केट में, तो आज तक की मार्केट गिरने के बावजूद भी मेरा पोर्टफोलियो को 7% ग्रीन है सर। चले माशाल्लाह, जबरदस्त।
बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत पूछूंगी कि इस वक्त कल क्या लग रहा है मार्केट और जो है क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त जो है आप देंगे, क्योंकि इस वक्त आज की मार्केट को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये भी बात है कि कहीं मार्केट 110 तक ना चली जाए, 1,10,000 तक भी जा सकती है। अब अपनी तरफ से लोगों की अपनी एक जो है वो बातें चल रही हैं, तो उससे क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त आप सजेस्ट करेंगे, और इस वक्त क्या स्क्रिप्ट्स आप जो है हमारे नाज़रीन को देंगे कि इनमें अगर हो तो कुछ काम किया जा सके? जी, देखिए अभी काम तो मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, सही है। और ना सेलिंग करें ना बाइंग करें। जी। बाइंग का टाइम मैंने जैसे कहा कि वो टाइम है जब मार्केट में थोड़ी सी सब्र आ जाए, और सही। सब्र का मतलब है कि मार्केट ये 2% से कम गिरे या 2% से कम बढ़े। तो सही। दोनों तरफ मार्केट जब सब्र से चले, तो जब तक ये 2% प्लस की प्लस माइनस हो रहा है ना मार्केट में, तो हाँ। ये मार्केट सही नहीं है काम करने के लिए। सही। और ना काम करने के लिए सही है ना, क्योंकि अब एक दिन 5% माइनस, एक दिन 5% प्लस की कोई सही चीज नहीं है। सही तो चीज़। 2% का एक क्राइटेरिया रखें। अगर आपको लगे कि एक महीने तक मार्केट में कोई ऐसी प्लस माइनस 2% से ज्यादा की मूवमेंट नहीं हुई है, तो हम्म। फिर अपना आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दें, फिर आप अपना इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर दें। लेकिन फिलहाल जो है वो इतनी बड़ी मूवमेंट्स में मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। सही, बिल्कुल ग्रेट। बहुत अच्छी बात की सर आपने। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और जो है नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक